रहीम। आज हम कुछ MCQs करेंगे जो कि नहायत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें से पहले MCQs है हमारे पास कि अगर एक नर्स मेडिकेशन कर रही हो, इंजेक्टेबल हो या फिर वो ओरल हो, लेकिन उससे अगर कोई मिस्टेक हो जाए, ओवर डोज या डोज कम हो जाए, तो वो क्या करेगी। ठीक है, इस सूरत में वो फिजिशियन को भी कॉल नहीं करेगी, सुपरवाइज़र को भी कॉल नहीं करेगी। सबसे पहले जो वो करेगी, वो मरीज़ के पास पहुंच के उसकी कंडीशन का जायज़ा लेगी कि भाई मेडिसिन जो मैंने दी हैं, इसका मरीज़ पे इफ़ेक्ट या कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो शो नहीं हो रहे हैं। उसके वाइटल साइंस चेक करेगी, टेम्परेचर चेक करेगी, उसकी जो ब्रीथिंग है वो चेक करेगी। उसके अलावा उसकी आई साइट्स वगैरह के वो बराबर बोल रहा है, सेंसेस चेक करेगी उसका। तो ये चीज़ें चेक, सबसे पहले अगर मेडिकेशन एरर हो जाए तो सबसे पहले नर्स ने ये चेक करना होता है, उसे मरीज़ के पास पहुंच के उसकी कंडीशन को चेक करना होता है। While preparing for kidney biopsy, the nurse should position the patient. अच्छा, किडनी बायोप्सी के लिए नर्स को मरीज किस पोजीशन में लेटाना चाहिए। देखिए, किडनी बैक साइड पे होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस पोजीशन पे बायोप्सी के लिए पेशेंट को रखना चाहिए। स्पाइन पोजीशन भी नहीं है, लेटरल भी नहीं है। ठीक है, तो पॉन पोजीशन विद द सैंड बैग अंडर द एब्डोमेन, वो रेत से भरी हुई तेली एब्डोमेन पे रख के और पोन पोजीशन में, ठीक है, पोन पोजीशन में लेटा के और सैंड की तेली जो है वो एब्डोमेन के नीचे रख के, ये पोजीशन है किडनी बायोप्सी लेने के लिए। ठीक है, किडनी बायोप्सी लेने के लिए पोन पोजीशन विद अ सैंड अंडर एब्डोमेन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक MCQs है कि 1000 ml ऑफ D5W इज रन फॉर 12 आवर यूजिंग माइक्रो ड्रिप टू कैलकुलेट द ड्रॉप पर मिनट। अच्छा, ये कैलकुलेशन इसकी बहुत आसान है कि 12 घंटे हैं और 1000 ml है हमारे पास। ठीक है, तो मिनट में कितने ड्रॉप्स आएंगे। तो इसमें मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई हुई है जो यूट्यूब पे मौजूद है मेरे, तो आप काइंडली वो देख ले। और इसके अलावा जितने भी इसके कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आता है और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है और यूट्यूब पे चैनल पे मेरे मौजूद है। तो ये इन्होंने दिया हुआ है ATT GTT S पर मिनट। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में मौजूद है। इन सब कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन मेरी मौजूद है। ठीक है, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद जाते हैं कि एक पेशेंट है, उससे यूरिन स्पेसिमेन लिया 9 बजे, सुबह के 9 बजे। तो ये लेबोरेटरी में किस टाइम तक पहुंचना चाहिए ये स्पेसिमेन। ठीक है, तो देखें, यूरिन स्पेसिमेन में हमारे पास अगर वो कंटेनर पे डिपेंड करता है, लेकिन जब हम आम कंटेनर में यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं तो उसका लेबोरेटरी में पहुंचने का टाइम 20 to 30 मिनट होता है। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें बाज़ोक़ात बैक्टीरियाज होते हैं, बाज़ोक़ात वो कंटेनर भी इतना स्टेरिलाइज अगर ना हो तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको जल्द अज जल्द, इतनी जल्दी हो सके आपको वो लेबोरेटरी पहुंचाना चाहिए। तो 9 बजे स्पेसिमेन आपने लिया तो आपके पास एटलीस्ट 9:30 AM तक उसे लेबोरेटरी पहुंचाना चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपको लेबोरेटरी पहुंचाना चाहिए विद इन 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास कल्चर सेंसिटिविटी के लिए आप स्पेसिमेन ले रहे हो और 24 आवर यूरिन के लिए स्पेसिमेन ले रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास अलग से कंटेनर आते हैं जिसमें वो हम केमिकल वगैरह डाल के तो उसे 24 घंटे या फिर 48 घंटे के लिए स्टोर करते हैं, लेकिन वो लैब के अंदर होता है। लैब से बाहर अगर आपने सैंपल लिया तो आपको विद इन 20 to 30 मिनट्स आपने लैब में पहुँचाने होते हैं सैंपल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एक है, एन 84-year-old मैन है, अर्थराइटिस एंड इज एडमिटेड फॉर सेवररी एंडोमनस नी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि एक पेशेंट था, उसे अर्थराइटिस हुआ था, उसकी नी में वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन वगैरह ये आई हुई थी। तो उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसकी इस नी के अंदर आपने वो रखना है, हीट पैक्स रखने हैं। ठीक है, 2 घंटे के एवरी 2 और 2 घंटे के लिए आपने इसके उसमें पैड्स रखने हैं। नर्स को कन्फ्यूजन हुई कि भाई 2 घंटे के लिए मैं ये रखूँगी तो इसके तो टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे। तो अब नर्स यहाँ क्या करेगी, नर्स करेगी क्या कि वो कांटेक्ट करेगी उसी डॉक्टर के साथ जिसने ये एडवाइस किया है और उससे ये मसला डिस्कस करेगी और उससे उसका कंसर्न लेगी कि सर आपने ऐसा क्यों किया। शायद कि इसमें डॉक्टर का कोई लॉजिक हो,
लेकिन नर्स को अगर कन्फ्यूजन हुई तो उसने कंसर्न करना है सीधा डॉक्टर के साथ, ठीक है। बाकी किसी के साथ भी हो, कोई भी उसने अपने आप से इसमें एडिशन नहीं करनी। जैसे डॉक्टर ने कहा है कि आपने 2 घंटे के हर 2 घंटे बाद ये रखना है 2 घंटे के लिए, तो उसने वैसा करना है। लेकिन अगर उसे कन्फ्यूजन है तो वो डॉक्टर से रब्ता करके इसे वो क्लेरिफाई कर देगी। इसके बाद ये देखें कि द मिनिमल अमाउंट ऑफ यूरिन दैट अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर 60 kg वज़न है हमारे पास, इसकी भी कैलकुलेशन मैंने डाली हुई है उसमें, ठीक है, यूट्यूब पे। 60 kg वज़न है हमारे पास, ऑपरेशन के बाद वो कितने यूरिन जो है वो पास आउट करेगा, पेशेंट पास आउट करेगा। तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि 30 ml/h, 30 ml/h पोस्ट ऑपरेटिव। इसकी कैलकुलेशन है जो मैंने वीडियो में डाली हुई है, ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो वहाँ से अगर आपको मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कमेंट्स कर दें, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा ये। अच्छा ये देखिए, व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट विद इम्पेयर्ड मोबिलिटी दैट अकर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक। अच्छा ये बड़ा अहम एमसीक्यूज़ है। ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं कि एक पेशेंट है, वो उसको मोबाइल होने में, चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है क्योंकि उसे स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से उसका एक साइड का हाथ और पाँव जो है वो कमज़ोर हो गया है, ठीक है। अब इसको मोबाइल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो इसके सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बैसाखी, हम उसे कहते हैं, ठीक है। बैसाखी एक हाथ से उछड़ी नुमा चीज़ होती है, वो है क्वाड कैन, ठीक है। ना उसके लिए वॉकर की ज़रूरत है, ना स्ट्रेट लेग कैन वगैरह इनकी ज़रूरत है, ना क्रैचेस की ज़रूरत है, सिर्फ क्वाड कैन की ज़रूरत है, जिसे हम वो चड़ी नुमा होती है, जिसके नीचे एक चड़ी होती है ऊपर से और नीचे उसके 4 पाँव होते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसके लिए एनफ है, क्योंकि कमज़ोरी आ गई है, डिसेबल मुकम्मल नहीं है। क्योंकि अगर बिल्कुल उसके दोनों पाँव वो कमज़ोर होते और हाथ थोड़े बहुत काम कर रहे होते तो हम उसे वॉकर देते, क्रैचेस वगैरह ये देते। लेकिन अभी ये ऐसा कुछ नहीं है, वो चल फिर सकता है लेकिन उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अच्छा इसके बाद एक और एमसीक्यूज है, वेल असेसिंग अ पेशेंट द नर्स लर्न दैट ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रेनाइटिस, एस्थमा, मल्टीपल फूड एलर्जीज। अगर एक पेशेंट है, उसे मल्टीपल फूड एलर्जी है, एलर्जिक रेनाइटिस है, एस्थमा भी है, तो आप उसे फ़र्ज़ करें मेडिसिन दे रहे हैं या कुछ और चीज़ दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नर्स क्या करेगी? इस सूरत में नर्स को हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस के लिए इन मेडिसिन जो कि उसे प्रिस्क्राइब की गई है, उसके हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, उसे हर चीज़ से एलर्जी हो रही है, फूड से एलर्जी हो रही है, उसे अस्थमा है, ठीक है, एलर्जिक रेनाइटिस से उसे, इसे ये चीज़ें हैं। तो जब आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, तो फिर नर्स उसे जब मेडिकेशन करेगी तो उसे मेडिसिन की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जाते हैं, द नर्स शुड ऑब्जर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इन अ पेशेंट हु हैज जस्ट अंडरगो टोटल टेराडेक्टमी। नर्स को कौन सी उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, सिम्टम के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी तो अभी कुछ देर पहले टोटल टेराडेक्टमी हुई है। टोटल टेराडेक्टमी का मतलब ये है कि उसकी थायराइड की जो ग्लैंड्स है उसे टोटली वो छेड़ दिया गया है या टोटल रिमूव कर दिया गया है। तो नर्स को कौन सी सिम्टम्स के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा? तो नर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा मसल स्पाज्म के लिए और ट्विचिंग के लिए, ठीक है। बाकी वेट गेन सेकंड्स में नहीं होता, डिप्रेस रिफ्लेक्सेस भी नहीं हो सकते इसमें, इरिटेबल बिहेवियर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो थोड़ी देर पहले उसकी सर्जरी हुई है। तो उसे जो ऑन द स्पॉट मसला हो सकता है वो है मसल स्पाज्म एंड ट्विचिंग का, ठीक है। टोटल टेराडेक्टमी के बाद नर्स को जो है वो किन सिम्टम्स के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा? तो नर्स को मसल स्पाज्म और ट्विचिंग के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कास्ट इन अपर एक्सट्रीमिटी, कास्ट कहते हैं पलस्तर चढ़ाने को, ठीक है, जो उमूमन हड्डी टूट जाती है जिसके ऊपर फिर पलस्तर चढ़ाते हैं उसे कास्ट कहते हैं, ठीक है। द पेशेंट कंप्लेन ऑफ सेवियर पेन इन द अफेक्टेड एरिया विच, अच्छा उसे पलस्तर हुआ था अपर एक्सट्रीमिटी पे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद उसने कहा मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो इस सूरत में नर्स क्या करेगी, ठीक है। नर्स एसेस द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, उसके न्यूरोवास्कुलर जो स्टेटस है उस पे उसको एक्सेस करेगी कि भाई कहाँ पेन हो रहा है। वो देखेगी कि इधर कास्ट अगर ज़्यादा ज़ोर से बांधा गया है या कुछ और मसला है तो उसके न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को वो एसेस करेगी और उसके बाद जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है।
अच्छा ये देखें, ये MCQs थोड़ा सा वो है, आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसे MCQs आते हैं। अ पेशेंट इज़ रिसीव 25 mg पर हॉर, ठीक है, अमाइनोफिलिन इन्फ्यूजन 25 mg पर हॉर ले रहा है अमाइनोफिलिन इन्फ्यूजन का। अभी द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द फार्मेसी कंटेन 500 mg ऑफ अमाइनोफिलिन इन 1000 ml, ठीक है, 1000 ml में 500 mg अमाइनोफिलिन है। अभी आप ये बताएं कि हाउ मेनी मिलीग्राम, ठीक है, हाउ मेनी mg अवेलेबल इन 1 ml। तो भाई ये देखे, ये बी लिखा हुआ है, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए और समझाने के लिए बी लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल सिंपल, ये ऊपर जो 25 mg पर हॉर अमाइनोफिलिन इन्फ्यूजन, इसको स्किप कर दे, आगे की तरफ देखें कि 1000 ml है और 500 mg अमाइनोफिलिन है, ठीक है, तो 1 ml में कितने अमाइनोफिलिन आएंगे, ठीक है, तो ये 1 ml में कितने अमाइनोफिलिन आएंगे, ये 500 को डिवाइड कर दें, ठीक है, 1000 पे, तो जो आंसर आपके पास आएगा, ठीक है, वो इसी में होगा। इसके बाद जाते हैं, एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट गिवन टू द चाइल्ड विद ल्यूकेमिया द चाइल्ड इज प्लेस ऑन रिवर्स बैरियर आइसोलेशन टू। अच्छा, एक ट्रीटमेंट दी जा रही थी एक बच्चे को जिसे ल्यूकेमिया था, और बच्चे को रिवर्स बैरियर आइसोलेशन में रखा, क्यों? देखिए, ल्यूकेमिया हमारे पास द डिजीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, तो इसको इसलिए रखा कि प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट। इसको आइसोलेशन में इसलिए रखा क्योंकि वो ऑलरेडी जो है भाई वो उसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, उसे ल्यूकेमिया है, ठीक है, तो उसको इन्फेक्शियस एजेंट से हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसे आइसोलेशन में रखते हैं। अच्छा, to maintain the airway and promote respiratory function, the best position for a nurse to place the unconscious patient। आपको अच्छा, एनेस्थीसिया के बाद देखे पेशेंट बेहोश होता है, उसकी एयरवेज जो है वो बंद भी हो सकती है क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता है। तो इसमें क्या बेस्ट पोजीशन क्या है? बेस्ट पोजीशन स्पाइन पे आप रख नहीं सकते क्योंकि वो चौक कर जाता है, वो उसके यानी कि कोई चीज़ उसके वाइड पाइप में जा सकती है। इसके अलावा फ्लोर पोजीशन में भी नहीं रख सकते उसको, उसमें क्या कहते हैं उसे, पाउंड पोजीशन में भी नहीं रख सकते। उसको आप रखेंगे लेटर पोजीशन में कि उसको अगर वोमिट हो जाए तो वो सीधा बाहर निकले, उसकी एयरवेज भी ओपन रहे। अगर आप स्पाइन पे रखेंगे और वोमिट कर जाए तो वो जाके स्पायरेट हो सकता है। तो लेटर पोजीशन में एनेस्थीसिया के बाद आप अनकॉन्शियस पेशेंट को ही रखेंगे, ठीक है। When the post-operative patient return to surgical unit, the priorities, पेशेंट का वो हो गया, सर्जरी हो गई, उसे सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी सबसे पहले ये होगी कि उसके वाइटल साइंस को ही देखा जाए, उसकी हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट और उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर लेवल, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाएगी। वाइटल साइंस जितने भी हैं वो देखे जाएंगे। आफ्टर ऑपरेशन व्हेन द पेशेंट अराइव टू द वार्ड, द नर्स शुड बी अलर्ट टू हिज वाइटल साइंस, उसके वाइटल साइंस को ही चेक करेगी। इसके बाद जाते हैं, पेशेंट विद सेवियर प्रोटेक्टेड वोमिटिंग विल ऑफन हैव द इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी। अच्छा, ये एक और MCQs है कि उसे सीवियर वोमिटिंग हो रही है तो ये इलेक्ट्रोलाइट की कौन सी एबनॉर्मेलिटी आएगी? तो जाहिर सी बात है पोटाशियम जो है वो कम होगा और क्लोराइड कम होगा इसके साथ, ठीक है। A mother of child with nephrotic syndrome ask her child must be weighed each morning. The nurse response should be based on the fact that this is important to determine the। ये एक वालदा थी, वो अपने बच्चे से कह रही थी कि तुम्हें हर सुबह जो है वो करना है, वेट करना है, जबकि बच्चा उसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बीमार था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम द डिजीज ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है, ठीक है। तो इससे क्या नर्स, इस चीज़ इससे नर्स के लिए क्यों ज़रूरत है, उससे क्या फैक्ट उसे हासिल करेगी? उससे वो वाटर रिटेंशन हासिल करेगी, ठीक है, क्योंकि जब भी किडनी की डिजीज़ आ जाती है तो आपने वहाँ पे वाटर को ही ज़्यादातर वो देखना होता है, फोकियत देनी होती है, ठीक है, वाटर रिटेंशन। द नर्स शुड प्लेस द ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED इलेक्ट्रोलाइट ऑन द पेशेंट इंटीरियर चेस्ट विद 1 इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये देखें,
इस पे भी मैंने एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है AED मशीन पे। तो आपको इसमें पता चलना चाहिए कि उसके वो जो पैड्स हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं। बिलो द लेफ्ट सर्वाइकल, ठीक है, और बिलो द लेफ्ट नेपल जो है, लेफ्ट नेपल के नीचे लगाना होता है, ऊपर से राइट जो है वो सर्वाइकल के थोड़ा सा नीचे लगाना होता है, ठीक है।